क्लास में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पे पोस्ट रिक्वेस्ट देखी थी कि किस तरीके से हमारे पास राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है और पोस्ट रिक्वेस्टिंग होती है। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क में सिर्फ हमारे पास इतना ही हमें लर्न करना था और कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम जो आगे मर्न स्टैक डेवलपमेंट देखेंगे तो वहाँ पर फिर फर्दर प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे होंगे तो एडिशनल चीज़ें जो भी होंगी हम कनेक्ट करके MongoDB से बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। अभी जो शिफ्ट करना है वो क्या है हमारे पास, वो हमारी शिफ्टिंग है कि भाई एक्सप्रेस के बाद नोट पढ़ ली, एक्सप्रेस को देख लिया, ओवरव्यू कर लिया, अब इसके बाद तुम्हारे पास है रिएक्ट। सही है, तो रिएक्ट तुम्हारे पास इन फ्रेमवर्क के बाद पढ़नी ज़रूरी है, यानी कि UI पे तुम्हें, क्योंकि वहाँ पर अगर HTML पे करते रहोगे काम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क पे तो वो हमारे पास कोई फ़ायदेमंद नहीं है कि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करना सीख लें, आगे एक्सप्रेस पे ही काम करना सीख लें, क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट का पार्ट किस पे आता है, वो आता है रिएक्ट पे, यानी कि तुम्हें रिएक्ट JS को समझना पड़ेगा, या रिएक्ट JS एज अ UI क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी। सही, यूज़र इंटरफेस के लिए हम रिएक्ट JS को इस्तेमाल करेंगे और बाकी तुम्हारे पास बैकएंड का जो कॉन्सेप्ट था Node.js में कुछ इम्प्लीमेंटेशन और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की कुछ इम्प्लीमेंटेशन वो देखी थी, और डेटाबेस में MongoDB। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अब देखना है कि रिएक्ट JS आया के फ्रेमवर्क है, क्या चीज़ है, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो मैं इमेजेस ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम रिएक्ट JS को देख लेते हैं। तो देखो रिएक्ट JS क्या है हमारे पास। रिएक्ट JS में हमने जब एंगुलर को रिलेट करोगे इससे तो तुम्हें एक डिफरेंस नज़र आएगा कि भाई रिएक्ट JS कभी भी फ्रेमवर्क नहीं बोलोगे उसको, जावास्क्रिप्ट की क्या है, लाइब्रेरी है। सही, एंगुलर जो था वो फ्रेमवर्क था हमारे पास, लेकिन एंगुलर से ज़्यादा तुम्हारे पास यूज़ होने वाली क्या है, वो रिएक्ट है। ज़्यादातर जो रिएक्ट यूज़ होती है मर्न स्टैक डेवलपमेंट में, तो तुम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हो उसको, और किस लिए है, बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस, यानी कि UI बिल्ड करने के लिए है। और कैसे करने के लिए, वो चीज़ हमने कुछ एंगुलर में चीज़ें डिस्कस भी करी हुई हैं। क्या चीज़, कि भाई उसका कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है कि कंपोनेंट पे काम करती है और सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं हम इसमें, सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई अगर कोई पूछेगा कि भाई रिएक्ट क्या है, तो फ्रेमवर्क नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि भाई रिएक्ट जो है वो क्या है, तुम्हारी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी पे काम कर रहे हो। सही, तो अब यहाँ पर आगे फर्दर देखते हैं कि भाई रिएक्ट JS लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर उसी का आंसर है कि यहाँ पर देखो वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही चीज़ लिखी हुई है, रिएक्ट इज़ नॉट अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी। और नीचे जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है कि भाई ये कुछ दो नाम से जानी जाती है, यानी कि तुम्हें अगर नज़र आ रहा है react.js कोई बोल रहा है और यार रिएक्ट JS बोल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो उसकी बात कर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं बोल रहा कि कोई एक्सटर्नल कोई एक और प्लेटफॉर्म है या रिएक्ट का और कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं। तो ये सेम ही पर्सपेक्टिव है दोनों चीज़ों का। सही, अब रिएक्ट हिस्ट्री क्या है, रिएक्ट कब हुई थी डेवलप्ड, तो उसको भी थोड़ा सा टच होना चाहिए। तो वो क्या है भाई, डिज़ाइन किसने की है, जॉर्डन वॉक, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था फेसबुक में। सबसे पहली इम्प्लीमेंटेशन रिएक्ट की लाइब्रेरी की वो फेसबुक पे ही हुई है, फेसबुक पे ही हुई है। और कौन से सेक्शन पे हुई है, न्यूज़ फीड, यानी कि न्यूज़ फीड तुम्हें एक जो नज़र आता है फेसबुक पे सेक्शन, वो जो सेक्शन है वो 2011 में क्या हुआ था, वहाँ पर रिएक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था कि भाई हमारे जो फेसबुक की सोशल मीडिया ऐप है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है अगर मैं एक सेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो चीज़ कहाँ की गई थी, वो फेसबुक के न्यूज़ फीड के सेक्शन पे की गई थी। सही, आगे क्या है मेन चीज़ के ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, ओपन सोर्स का मतलब पता है, एक तो डाउनलोडेबल होता है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है कि कोई जो है कम्युनिटी में जाके उसमें और चीज़ें मज़ीद ऐड कर सके, यानी कि इसको ओपन सोर्स किया हुआ है बहुत सारी जगहों पर, ताकि अगर रिएक्ट के अंदर और कुछ इजाफा करना चाहे कोई डेवलपर, प्रोग्रामर, कोई भी हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, तो वो क्या कर सकता है, वो एडिशनल पार्ट इसमें डाल सकता है। और वो कहाँ होता है, हमें पता है कि गिटहब
हमारे पास है सबसे मेन जगह, वहाँ पर ही ऑफिशियल सारा काम हो रहा होता है। तो इसको ओपन सोर्स किया हुआ है किसने? फेसबुक, यानी फेसबुक का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसी ने ओपन सोर्स किया हुआ है कि भाई ऑफिशियली आप उस पर क्या कर सकते हो, अपने कमिट्स कर सकते हो। कमेंट्स नहीं, कमिट्स। कमिट्स का मतलब कोड में इम्प्रूव करके और रिएक्ट को बेहतर बना सकते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन को बनाते हैं, कुछ बेहतर प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं गिटहब पे, वैसे ही क्या किया हुआ है, इसको भी ओपन सोर्स, तो सॉफ्टवेयर्स को भी ओपन सोर्स किया जाता है। सही। तो यहाँ पर अबाउट रिएक्ट का मतलब क्या है? रिएक्ट हिस्ट्री नहीं है, अब कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए एंगुलर के अंदर कि कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल होती है, कि वहाँ किस लिए इस्तेमाल होती है? ताकि हम अपने कंटेंट को क्या कर सकें, रिपीट कर सकें। यानी कि अगर मैं HTML में ये पेजेस बनाऊंगा, मेरे पास HTML के पेजेस हैं या फिर HTML का कंटेंट है, HTML का कंटेंट है मेरे पास, एक पेज के अंदर 3 कार्ड्स हैं अगर, तो अब उन 3 कार्ड्स को अगर मुझे रेप्लिका करना है तो मैं बार बार क्या करूंगा, उनको बनाता रहूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा कंटेंट बढ़ रहा है। सही। लेकिन यही चीज़ अगर मैं क्या कर दूं, मैं इसमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर अगर यूज़ करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा कि वो चीज़, मेरा कंटेंट जो है, वो हमने कंपोनेंट बनाए हुए भी हैं एंगुलर में, कंपोनेंट बार बार क्या हो सकते हैं, रीयूजेबल हो सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी क्या है, वही कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बार बार मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है कंटेंट, उसको रिपीट करवा सकता हूँ। तो वो किस तरीके से कर रहे हो, वो कर रहे हो तुम कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो एंगुलर हो, रिएक्ट की लाइब्रेरी हो, हर जगह कंपोनेंट बेस्ड। और क्यों है, और इसके आगे जो तुम्हारे पास फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राउटिंग होती है, वो किस लिए होती है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास राउटिंग में सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बनती है। और क्यों होती है, इसलिए होती है कि भाई तुम्हारी रीलोडिंग ख़त्म हो जाती है। जो बाकी उसमें तुम बनाते हो एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशन, वहाँ रीलोड हो रहा होता है तुम्हारा अकाउंट, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास सर्वर पे रीलोडिंग ख़त्म हो जाती। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा कंटेंट सेव करके रखता है, बार बार नोड ट्री जनरेट नहीं होता। यानी कि H1 का टैग अगर एक दफ़ा पता चल गया उसको, तो उसका मतलब है वो सेव रखेगा, दोबारा उसको रीड नहीं करेगा, उसको पता है ये पहले से है एग्जिस्ट। दूसरा, अगर उसको डेव पता चल गया तो डेव को भी क्या करेगा, दोबारा उसको रीयूज़ नहीं करेगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो रखेगा सेव करके। तो ये जो पूरा डॉम का ट्री है वो सेव होता रहता है, इसलिए मेरी क्या हो जाती है, रीलोडिंग जो है वो ख़त्म होती है। सही। तो इसलिए ये सारे जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, लाइब्रेरीज हैं, उनको इसी तरीके से मेंटेन किया गया है ताकि ये वाला काम जो है वो किया जाए। कुछ भी इम्प्रूवमेंट होती है तभी हमारे पास कोई नई चीज़ आती है। सही। तो यहाँ पर ये चीज़ है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि भाई यूजेज अ डिक्लेरेटिव अप्रोच। डिक्लेरेटिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, अगर इसकी एग्जांपल लो तो एग्जांपल का ये है कि अगर कोई तुमसे वेबसाइट बनाने आया, तुम्हारी कंपनी है, और उसने बोला कि भाई वेबसाइट बनानी है मुझे, ये काम करवाना है मुझे, उसने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दी, यानी कि उसने आप पे छोड़ दिया कि आपको आता है काम, आप ये सिनेरियो कंसिडर कर लो, बोलो मुझे क्या करना है, मुझे पूरी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनानी है मेरे अपने स्टोर के लिए। तो अगर वो क्या करेगा, वो अपनी मर्ज़ी से अगर बना के दे रहा है, यानी कि मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जो मेरे आइडियाज़ हैं उसको मैं पुट कर रहा हूँ उसमें, उसने मुझे सिर्फ बता दिया मेरी ये रिक्वायरमेंट, इतना सा बस, ये काम मुझे चाहिए, तो वो चीज़ अगर मैंने बना के दे दी तो ये कहलाती है डिक्लेरेटिव, यानी कि सामने वाला अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं रख रहा। सही। तो ये डिक्लेरेटिव अप्रोच होती है। और उसमें भी तुम्हारे पास यहाँ पर अगर इसको देखो तो यहाँ क्या डेफिनेशन है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिक ऑफ अ कंप्यूटेशन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो। वही चीज़ है, यानी कि क्लाइंट ने अपना फ्लो नहीं बताया और तुमने क्या किया, तुमने अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी। तो यहाँ पर भी जो यहाँ एक्सप्रेस हो रही होती है लॉजिक्स, उसमें भी कंट्रोल फ्लो डिफाइन हुए बगैर क्या होता है, चलता है। अब वो कंट्रोल फ्लो क्या हो सकता है, वो तुम्हारे डॉम का हो सकता है, यानी कि यहाँ पर ये तुम्हारे ट्री का हो सकता है पूरा,
कि ये डिस्क्राइब किए बगैर क्या करती है, रिएक्ट खुद ही अंडरस्टैंड कर रही होती है, सही। उसको ये पता है बस ये है पेज पे, तो वो खुद क्या करेगी, वो खुद गेट करेगी चीज़ें कि क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट हुई हुई है, मतलब उसको कंट्रोल फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। समझ में आ रही है चीज़? तो एग्जाम्पल इसलिए दी ताकि लॉजिक यहाँ पे समझ में आ जाए, तो रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ में आती है चीज़ें। तो यहाँ पर ये तुम्हारे मेन चीज़ें हैं, सही है। इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर रिएक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो किस तरीके से करोगे, तो सबसे पहली चीज़ जिस पे हम करते आ रहे हैं काम वो चाहिए हमें, इंस्टॉल नोड.js एंड npm। ये हमारे पास पहले से मौजूद है। अगली चीज़ क्या है ये भी हमें पता है। यहाँ असल चीज़ है इंस्टॉल रिएक्ट फ्रॉम टर्मिनल। असल मेन काम है कि भाई टर्मिनल में क्या होना चाहिए, रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए ये पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ लिखा गया, फर्स्ट कमांड क्या लिखी हुई है, फर्स्ट कमांड लिखी है npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो हम -g क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न भी हमें पता है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है। हमने नोडमॉन सर्वर को किया था, जो नोडमॉन था लाइब्रेरी थी उसको किया था किसी वजह से, उसको भी ग्लोबली किया था। इसको भी करना है क्योंकि इसी की मदद से तुम्हारी क्या चलेगी, तुम्हारे पास तुम्हारी प्रोजेक्ट बनेगा। यानी कि जो तीसरी नज़र आ रही है कमांड, तुम इसी क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये तुम्हारा कोई अपना प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, ये रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए इंस्टॉलेशन है, यानी कि लाइब्रेरी है जो क्या प्रोवाइड करेगी, तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करेगी, सही। तो अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ नोड हमें पता है सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं और पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको ओपन करके, किसका, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि HTML का पूरा पेज है, उसमें H1 पूरा जो ट्री बनता है ना नोड पे बनता है, वो सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया। हाँ तो वो फुल एब्रीविएशन से समझ में आ गया वो। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, टर्मिनल। इसको CMD पे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुमने क्या करना है, npm इंस्टॉल और फिर उसके बाद मेन चीज़ क्या है, -g, यानी कि ग्लोबली करना है। और क्या करना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप, सही। तो ये करने के बाद, ये करोगे सबसे पहला काम, तो तुम्हारे पास कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम लेने के बाद तुम्हारे पास ग्लोबली क्या होगा, ये तुम्हारी लाइब्रेरी आ जाएगी। अब ये सब चीज़ें आ रही हैं, इससे हमें कोई मसला नहीं है, वार्निंग दे रहा है अप्रिशिएटेड कुछ चीज़ों को। हमारे पास एडिड 64 पैकेजेस इन 8 सेकेंड, सही। तो अब ये कहाँ चेक करना है, ये तुम्हारे पास, मैंने पिछली क्लास में भी जब हम नोडमॉन को कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया, चेक किया था कि भाई वहीं जाना है हमें, यूज़र्स के अंदर ऐप डेटा रोमिंग, और यहाँ पर तुम्हारे पास npm है, तो यहाँ npm के अंदर ही सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, सही। तो यहाँ पर पिछले उसमें हमने क्या किया था, नोडमॉन को चेक किया था, नोडमॉन आ रहा है। यहाँ पर तुमने अभी क्या किया, ग्लोबली किया क्रिएट रिएक्ट ऐप को, तो वो भी लाइब्रेरी तुम्हारे पास क्या हो गई, ग्लोबली इस तरीके से इंस्टॉल हो गए। तो ये पूरा पाथ है, तुम्हारे पास कुछ हो सकता है डिफरेंट, लेकिन ये वाली लोकेशन सेम होगी। यूज़र्स चेंज होगा, जाहिर सी बात है ये चेंज है, लेकिन ये जो है वो तुम्हारे पास सेम होगा, सही। तो ये कर लिया तुमने इंस्टॉल। अगर अनइंस्टॉल करोगे ये यहाँ से चला जाएगा, यानी कि अनइंस्टॉल करने की भी आती है कमांड, वो भी हमने पढ़ी हुई है, तो वो करोगे तो यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम वो इस कमांड के थ्रू, अब हमने ये कर लिया क्रिएट रिएक्ट ऐप -वर्जन। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ तो यहाँ पर वही वाला मसला आएगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप -वर्जन। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, द टर्म क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब क्या है, वही वाली चीज़ें नोडमॉन को जब हम कर रहे थे काम, तो ग्लोबली इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन यहाँ सर्वर पे
ये नहीं चलेगा तुम्हारे पास। इसके लिए हमने बोला था कि अगर ग्लोबली कोई रीड नहीं कर पा रही चीज़ तो हमने क्या कहा था कि भाई हम इसकी मदद से काम करें, एनपीएक्स की मदद से हमने क्या करना है, हमने सेम यही वाला काम करना है कि भाई अगर ग्लोबली रीड नहीं कर पा रहा और तुमने फर्ज करो यहाँ पर ग्लोबली नहीं इंस्टॉल किया था, -G नहीं रखा था, तो फिर भी यही काम करोगे। सही। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वर्जन, तो देखो क्या हुआ 5.0.1। इसका मतलब है वो यहाँ ग्लोबली रीड नहीं कर पा रहा। सही। अपने घर पे तुम चलाओगे तो ये एग्जैक्टली चलेगा, लेकिन अगर हमें यहाँ यूज़ करना है तो हमें npx को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही। अगली चीज़ क्या है कि भाई यही यूज़ करते हुए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, एंटर किया। अब इसमें पूरे इंस्टॉलेशन करने में ये टाइम ले रहा होता, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन दिस लोकेशन, तो वो यहाँ इंस्टॉल करेगा इतने टाइम में, तो तुम लोग भी इसको इंस्टॉल कर लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये बहुत टाइम लेगा, तो उसमें जब तक इसको करो। अच्छा अभी देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें कुछ यहाँ पर चीज़ें देखनी है कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और किस पे मेन काम हो रहा होता है। सही। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहले यहाँ अगर सोर्स का फोल्डर देखो तो यहाँ पर एक कंपोनेंट बना हुआ है, और कंपोनेंट किस तरीके से पता चल रहा है, ये जो तुम्हारे पास app.css, app.js और टेस्ट, इसी तरीके से हमारे पास कुछ एंगुलर में भी होता था। और मेन जो तुम्हारे पास फाइल है वो क्या है, तुम्हारी ये सर्वर की फाइल है। यानी कि यहाँ पर जैसे हम index.js बना रहे थे तो जो कंट्रोल्ड है वो यहाँ पर है, और तुम यहीं से क्या करोगे, अपना सारा काम कर रहे होगे। सही। तो यहाँ पर देखो वो क्या कॉल कर रहे हैं, वो यहाँ पर कॉल ये कर रहे हैं, रेंडर जो करवा रहे हैं वो रिएक्ट में ऐप कंपोनेंट को ही रेंडर कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एंगुलर में भी होता था ये काम। तो वो ऐप कंपोनेंट में क्या रेंडर कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन हुई हुई हैं, और यहाँ पर तुम्हारे पास उसको CSS यहाँ पर ये दी हुई है। तो वही चीज़ स्टाइल होकर तुम्हारे पास क्या हो रही है, वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है। तो मैं यहाँ पर रेंडर अपना कुछ और भी कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ, वो रेंडर हो जाएगा वहाँ पर। तो और उसको एग्जीक्यूशन कैसे देनी है, उसको एग्जीक्यूशन तुम्हारे पास ये बोल रहा है कि भाई तुमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करना है तो npm स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें cd, और इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा फर्स्ट रिएक्ट ऐप, देन मैं यहाँ पर आकर npm स्टार्ट। सही। अब देखो ये स्टार्ट तो हो रहा है, यहाँ पर नीचे भी चीज़ें आ रही हैं, मेंशन हो रही है, तो वो स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर करेगा और यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास एक चीज़ समझना ज़रूरी है। तो ये जो तुम्हारे पास ऐप कंपोनेंट में काम हुआ हुआ है वो क्या हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है। लेकिन यहाँ इससे पहली चीज़ एक कंपाइलर के बारे में समझना है जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है। सही। और उसका रीज़न ये देखना है कि भाई ब्राउज़र क्या चीज़ अंडरस्टैंड करता है और हमारे पास दूसरी चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही होती हैं जावास्क्रिप्ट की। तो अगर मैं एक्सटेंशन पे आऊँ तो एक्सटेंशन पे तुम्हें टॉप पे एक चीज़ नज़र आ रही है, कौन सा तुम्हारे पास नज़र आ रहा है, बेबल जावास्क्रिप्ट। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ क्या होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं। और कंपाइलर्स में उसमें जो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मेन है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वो क्या है, बेबल। अब बेबल कर क्या रहा है, वो क्या करता है, तो यहाँ पर देखो ब्राउज़र को सिर्फ क्या पता है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पे देखो कॉन्स्ट लिखा हुआ है। हम स्टार्टिंग में जब करते थे हम अपने काम तो किस तरीके से करते थे, वैर लगा के। हमने कॉन्स्ट और लेट को बहुत कम यूज़ किया है। लेकिन क्या होता है, ब्राउज़र कैसे समझ पाता है ये चीज़ कि जब तुम यहाँ पर कॉन्स्ट लिख रहे हो और जब तुमने लोड किया प्रोजेक्ट अपना और कॉन्स्ट पे कर रहे हो, तो ब्राउज़र पे जब आउटपुट नज़र आएगा तो वो असल में क्या होगा, यही लाइन जो उसको समझ में आ रही होगी वो कॉन्स्ट नहीं देख रहा होगा, वो क्या देख रहा होगा,
वो यहाँ पर उसको कुछ डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा, वो इसको ये समझेगा। तो ये कौन समझा रहा है उसको कि कॉन्स्ट है ही नहीं ब्राउज़र के पास, तो वो बीच में काम कौन कर रहा है, सारा जो एग्जीक्यूट कर रहा है कोड ब्राउज़र तक ले जाने के लिए, वो कौन है, तुम्हारा कंपाइलर। सही समझ में आ रही चीज़ के ब्राउज़र को सारी चीज़ें ES6 जावास्क्रिप्ट की नहीं पता, जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है उसकी चीज़ें यहाँ पर उसको नहीं समझ में आएंगी। जैसे इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट भी क्या है, ये कॉमन जावास्क्रिप्ट नहीं है, एडवांस है। यानी कि एडवांस की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है तुम्हारे जहन में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, ES6 वर्जन। सही, ES6 वर्जन की जो भी चीज़ें हैं अपडेटेड, वो ब्राउज़र को नहीं पता। वो जो अपडेटेड चीज़ें हैं उसमें क्या है, एक कॉन्स्ट, लेट, तो ये इन सब चीज़ों को ब्राउज़र पे जब कंपाइलर करके दिखाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसको ये समझा रहा है। सही, वैर में कन्वर्ट करके समझा रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास तुम्हें पता होनी ज़रूरी है कि भाई बीच में कौन काम कर रहा है, तो वो तुम्हारा कंपाइलर काम कर रहा है। और तुम्हारे पास जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो यहाँ देखो सबसे लास्ट में ये मैसेज ही यही आता है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब क्या है कि कंपाइलेशन के बाद तुम्हारे पास सर्वर पे चल रहा है कोड। तो वो क्यों चल रहा है, जो तुम्हारे एडवांस जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स में जो चीज़ें थी वो ब्राउज़र को समझा, इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है जो ब्राउज़र समझता है। और उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर बता दी कि एक एग्जांपल ये है, और बहुत सारे सिंटेक्स हैं जो ब्राउज़र को पुराने वाले समझ में आएंगे। तो वो जो पुरानी वाली चीज़ों पे ले जाना है वही असल में क्या है, कंपाइलेशन है। समझ में आ रही है चीज़ भाई। तो कंपाइलेशन इसको बोलते हैं। देन तुम्हारे पास क्या है कि भाई यहाँ पर तुम्हारा ये जो इतना लंबा कोड हुआ है, ये तुम्हारे पास क्या है, किस तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें होती हैं जो दो समझ लो, इसको स्ट्रक्चर को समझना है अभी कि तुम दो चीज़ें क्या कर रहे होते हो। तो अगर मैं इसको और सिंपल करके यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट हुआ है उसको अगर मैं खोल लूँ, तो ये तुम्हारे पास इतनी सारी चीज़ें, मैं उसको यहाँ पर और स्मॉल करके, छोटा करके दिखा दूँ कि भाई ये चीज़ पहले ज़रूरी है। तो देखो रिएक्ट में जब तुमने यहाँ पर किया काम, तो रिएक्ट में देखो यहाँ पूरा बहुत सिंपल हायरार्की हो गई, सब कुछ हटा हुआ। यानी पब्लिक में सिर्फ तुम्हारे पास क्या नज़र आ रही है, एक index.html की फाइल नज़र आ रही है, और उसमें तुम्हारे पास क्या है, उसमें एक तुम्हें डेव नज़र आ रहा है। अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें, इसमें समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि इसमें यहाँ पर देखो करा क्या है, सिर्फ इसको रहन दिया, और ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अभी ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये एसईओ का पर्सपेक्टिव है, ना हमें ये चाहिए, ना ये चाहिए, ना ये चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी हमारे लिए इजाफी हैं। जब तुम बिगिनर, एज अ बिगिनर रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो वो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। और यहाँ पर जो कंपोनेंट बना हुआ है ये हमने बनाया नहीं है, तो हम इसको रखें भी नहीं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं डिलीट, कि भाई ये वाली कंपोनेंट हमें जो है, ये कंपोनेंट यहाँ रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये हटा दिया मैंने। तो अब वो क्या होगा, कॉल ही वही हो रहा है, तो वो यहाँ एरर देगा, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या करूँ, इस पूरे कोड को यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो अब क्या दे रहा है, वो एरर रिमूव हो गया, क्योंकि कंपोनेंट ढूंढ रहा था, वो कंपोनेंट उसको मिल ही नहीं रहा। तो ये चीज़ क्या है, सिंपल करने के लिए कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है वो पहले क्या रखता है। तो सिर्फ package.json तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है अभी, और package.log.json का भी कोई इतना काम नहीं है। यानी कि अगर तुम इसको अभी हटा दोगे तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। असल मेन चीज़ है तुम्हारी ये तीन चीज़ें, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास पहली रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए। सही, तो ये तुम्हारे पास क्या है, तुम यहाँ से अभी इस प्रोजेक्ट के स्टेट से इसको भी हटा सकते हो, और बाकी ये जो तुम्हारे पास सेटअप, ये सारी चीज़ें इसको भी तुम, तो तुम्हारे फोल्डर की हायरार्की तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगी, तुम आसानी से इसमें काम कर सकते हो। सही, तो ये पहला स्टेप है कि भाई हमने सारी अननेसेसरी रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें थी वो हटा दी। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर तुम्हारे पास मेन पर्सपेक्टिव। अब यहाँ अगर आकर चेक करें तो index.js में क्या चीज़ हुई हुई है, तो देखो क्या हुआ हुआ, यहाँ पर वहाँ इंपोर्ट यूज़ हुआ हुआ था, हम उसको रिक्वायर के तरीके से भी कर सकते हैं, तो मर्जी है जिस तरीके से भी कर रहे हो तुम। नेक्स्ट चीज़ ये थी कि पहले काम कुछ इस तरीके से होता था, सिर्फ रिएक्ट डॉम को क्या किया जाता था, रिक्वायर किया जाता था, और नीचे जो तुम्हें ये नज़र आ रहा है क्रिएट रूट, इसकी जगह डायरेक्ट क्या होता था, रेंडर कॉल होता था, जो तुम्हें नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें इसके अंदर क्लाइंट लाइब्रेरी में जाकर हमें कुछ क्रिएट रूट को यूज़ करना पड़ता, सही। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें तुमने क्या की हैं, दो चीज़ें रिक्वायर करी हैं, एक रिएक्ट और एक रिएक्ट डॉम। मैंने क्या कहा था, ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, तो अभी इन तीन चीज़ों में से तुम क्या इस्तेमाल कर रहे हो, ये दो चीज़ें, एक रिएक्ट इस्तेमाल करी है और एक रिएक्ट डॉम। डॉम तुम्हें लाजमी समझ में आ रहा है यहाँ पर कि तुम डॉम को क्यों यूज़ कर रहे हो, ताकि अपने HTML के पेज जो बना हुआ है उसमें तुम अपने टारगेट कर सको आईडी को। तो कैसे टारगेट कर रहे हो, यहाँ पर अगर देखो तो इसकी आईडी रूट है, जो यहाँ चेंज करोगे वही चीज़ तुम्हें कहाँ नज़र आएगी, यहाँ टारगेट करनी पड़ेगी, सही। तो यहाँ देखो एक चीज़ नज़र लिखी हुई है, इसको याद कैसे रख सकते हो कि रिएक्ट डॉम जब यूज़ कर रहे हो इसका मतलब है वेयर टू शो, यानी कहाँ दिखाना है। और फिर यहाँ जो लिखा हुआ है रेंडर, तुमने पहले बता दिया कहाँ दिखाना है, और यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, व्हाट टू शो, सही, कि क्या डिस्प्ले होना चाहिए, क्या रिजल्ट उसके अंदर नज़र आना चाहिए, तो वो चीज़ तुम्हारे पास तुम रेंडर के अंदर पास कर रहे हो। क्रिएट रूट तुमने मेंशन किया कि भाई किस जगह, और फिर तुमने क्या किया, रेंडर के फंक्शन से व्हाट टू डिस्प्ले, यानी कि क्या शो करना है। तो वो चीज़ सिर्फ क्या लिखी हुई है, वो तुम्हारे पास लिखा हुआ है सिर्फ एक हेलो वर्ड, सही। तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से तुमने सब चीज़ें रिप्लेस कर दी, सही। तो यहाँ पर जो बैबल की रिक्वायरमेंट जो भी थी वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करी पूरी, सही। और ये जो पैटर्न है तुम्हारे पास, ये जो लिखा हुआ है, ये अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम यही बताओगे क्या ये H1 का टैग, ये H1 का टैग नहीं है। मुदस्सिर अभी तक क्या बताया मैंने, बताओ। तो मुझसे बातों में मसरूफ़ हो तो बेटा घर पे ही सो जाते, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी, क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास H1 का टैग है, ये असल में तुम्हारे पास क्या है, JSX। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो JSX तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास HTML लाइक कोड होता है, यानी कि जिस तरीके से तुम HTML में लिखते हो कोड वैसे ही होता है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट के अंदर। ब्राउज़र्स अंडरस्टैंड नहीं करते JSX को, तो ये भी काम कौन करवाता, बैबल ट्रांसफॉर्म करता है। बैबल को हमने देखा था कि ये कुछ चीज़ें हमें कर रहा है, लेकिन जो एडिशनल एक और चीज़ है, ये जो रेंडर हो रहा है, ये JSX का है वर्जन, सही। यानी कि इसको भी तुम अभी कंसिडर करोगे कि जावास्क्रिप्ट का ही कोड चल रहा है। तो JSX को डायरेक्टली नहीं ब्राउज़र समझता, जैसे वो कॉन्स्ट को नहीं समझ रहा था, कुछ ES6 के वर्जन्स को नहीं समझ रहा था। तो यही काम तुम्हारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, और कंपाइलर वो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन सपोर्टेड होता है। ये जो बैबल की एक्सटेंशन दिखाई थी ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैबल सपोर्ट कर रहा है, ये तो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, यानी बैबल जहाँ आएगा, जहाँ जहाँ बैबल चीज़ें आ रही होंगी, तो वो देखो नीचे क्या है, ये इम्पोर्ट, ये 6 का वर्जन, यानी कि नए वर्जन्स में जो सारी चीज़ें वो ये है कि इम्पोर्ट यहाँ यूज़ होना शुरू हुआ है, ये कॉन्स्ट यहाँ पर यूज़ होना शुरू हुआ है ये 6 में, पहले वैर था। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उसका रीज़न यही है कि हाईलाइट कौन कर रहा है, ये एक्सटेंशन कर रही है। हाँ, काम जो बिल्ट इन है वो रिएक्ट में सपोर्टेड है बैबल, वो ट्रांसफॉर्म कंपाइलेशन जो कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए भाई रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी में पूरा फ्लो चल कैसे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा क्या करूँगा, सर्वर क्लोज हो चुका है, यहाँ पर दोबारा मैंने npm स्टार्ट किया तो मेरे पास दोबारा प्रोजेक्ट रन होगा, और मैंने कंपोनेंट को ही हटा दिया, सारी चीज़ों को हटा दिया। तो मेरे पास अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होकर मुझे सिर्फ ये नज़र आएगा कि भाई हेलो वर्ल्ड, जो मेरे पास वहाँ पर मेरे आउटपुट में नज़र आ रही थी चीज़ें
दूसरी जगह पे वो अलग था कंपोनेंट की वजह से, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट नज़र आया। सही, तो यहाँ समझने वाली ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिफाइन हुई। सही, ये सब चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है स्टार्टिंग के पार्ट में। और फाइल्स को कौन कौन सा रखना है, अभी फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों को रखना है, तुम्हारा इन चीज़ों से काम होगा अभी। हाँ, एडिशनल अगर रिक्वायरमेंट होगी फिर हम पूरे उसको रखेंगे जब डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी। सही है, तो फाइल्स जो जो हटाई थी मैंने, जो रखनी है उसको यहाँ पर कर लो, और ये जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है इसको इम्प्लीमेंट करो, सिर्फ इतना रख के, ताकि तुम्हारे पास यहाँ पर जब रन हो तो वो सिर्फ तुम्हारे पास आउटपुट अभी फ़िलहाल यही आ रहा हो, कंपोनेंट नहीं आ रहा हो।